ओके, तो अभी 5 मार्क के लिए शॉर्ट नोट्स आती है थर्ड वेंट्रिकल, जो 5 या 10 मिनट में आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो पहले दिन वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन मैंने आपको पढ़ाया, जो भी पहले 2-3 लेक्चर में आपका हुआ है। उसमें मैंने आपको तीनों भी वेंट्रिकल किसकी किसकी कैविटी है ये मैंने आपको बताया था। इसमें लैटरल वेंट्रिकल जो होता है वो सेरेब्रम की कैविटी होती है। थर्ड वेंट्रिकल जो होता है वो डायनसेफलन की कैविटी। वेरी गुड। एंड फोर्थ वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ हाइंड ब्रेन। तो फिर अभी आपको थर्ड वेंट्रिकल 5 मार्क के लिए आता है। वैसा सोचा जाए तो अभी तक के का जितना भी ब्रेन पढ़ाया वो अगर आपने किया हो तो आपका ये टॉपिक हुआ वाइज है। देखो, ये कॉर्पस कॉलोजम में रोस्ट्रम, जेनु, ट्रंक एंड स्प्लिनियम, ये आपका कॉर्पस कॉलोजम है। उसके 4 पार्ट है आपके हुए हैं। 2 cerebral hemisphere are joined with each other by corpus callosum. Yes. यहां से आपका डायनसेफेलॉन है, यहां पे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां से आपकी पिनियल ग्लैंड है, बाद में मिड ब्रेन, पॉन्स और मिड्यूला है। यह आपका पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पॉन्स, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेडुला एंड एंटेरियर सरफेस ऑफ सेरेबेलम। इसने आपका फोर्थ वेंट्रिकल बनाया। नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। यह आपका मिड ब्रेन है। तो आपको सबको पता है ये ब्रेन का कॉर्टिकल एरिया है। ब्रेन का कॉर्टेक्स है जिसमें आपको ग्रे मैटर दिखता है, ये वाला। ये डायनसेफेलॉन है, ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है और मिडुला है। ये तो कल ही टॉपिक आपका हुआ है। ये सेरेबेलम है। ब्रेन के अंदर पेरिफेरल ग्रे मैटर होता है और स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल या शेपेड ग्रे मैटर। ब्रेन में ग्रे मैटर पेरिफेरल रहता है और इनर व्हाइट मैटर रहता है। स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल ग्रे मैटर होता है, पेरिफेरल व्हाइट मैटर होता है। इसका रीजन अगर हम आपको पूछे तो आप इसमें आंसर दोगे कि ऊपर से जो पिरामिडल ट्रैक के फाइबर आ रहे हैं जो मेडुला के लोअर सेक्शन में क्रॉस हो गए और स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड सरफेस पे गए, मतलब पिरामिडल डिक्सेशन के वजह से ब्रेन के अंदर के जो एक्सॉन्स है वो क्रॉस होके स्पाइनल कॉर्ड के लैटरल साइड में गए, पेरिफेरल पार्ट में गए। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड में सेंट्रल या शेपेड ग्रे मैटर आया, पेरिफेरल व्हाइट मैटर आया। क्वेश्चन क्या है कि ग्रे मैटर ब्रेन में पेरिफेरल रहता और स्पाइनल कॉर्ड में सेंटर में रहता, ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन आप ऐसा बोलेंगे कि सर क्यों कि लोअर पार्ट ऑफ मेडुला में all the axons are cross with each other, all the axons of descending tract, motor tract or pyramidal tract are cross with each other. It is called as pyramidal decussation. तो बराबर फाइबर ऐसे इस तरीके से क्रॉस हो गए तो पेरिफेरली गए और मेडुला जितना बड़ा है वो नीचे नैरो होके स्पाइनल कॉर्ड तो एक ट्यूब के जैसा ही हुआ, इसलिए लैटरल साइड में व्हाइट मैटर आ गया, सेंटर में ग्रे मैटर आ गया। एक्चुअली एनाटॉमी में कोई भी चीज़ ये ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं रहता, क्योंकि जो जैसा है वैसा अपने को पढ़ना पड़ता है। वो भगवान ने बना के भेजा है, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता कि सर ये ऐसा क्यों है। नहीं, वो जैसा है वैसा ही आपको पढ़ना है। समझ में आया? यस। तो अभी ये जो रेड कलर से मैंने बताया ये पूरा आपका ब्रेन का न्यूरॉन के पार्ट से मैंने ब्रेन का टिश्यू है। ये व्हाइट मैटर दिखेगा आपको, ये वाला, ये पूरा व्हाइट मैटर दिखेगा। यस। और स्पाइनल कॉर्ड में पेरिफेरल व्हाइट मैटर। ये आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन है। तो ये आपका लैटरल वेंट्रिकल है,
communicates with third ventricle through interventricular foramina और foramina of Monro। ये आपके मिड ब्रेन है। ये मिड ब्रेन के अंदर आपकी आइटर नाम की कैनल है, एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, और ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल। ये आपका अभी का टॉपिक है थर्ड वेंट्रिकल। इसलिए आसान डेफिनेशन, थर्ड वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन। कोई भी वेंट्रिकल में दूसरा टॉपिक होता है कम्युनिकेशन, दैट इज फर्स्ट पार्ट डेफिनेशन, दूसरा पार्ट कम्युनिकेशन। तो थर्ड वेंट्रिकल एंटेरो सुपेरियरली, ब्रेन तो ऐसा स्लोप में बैठा है ना, ये तो आपका हेडनेक फेस है, ये हेडनेक फेस आपका जो स्कल है, स्कल तो सीधा है लेकिन ब्रेन उसमें स्लोप में बैठा है, एंटेरो सुपेरियर, एंड ब्रेन का लोअर मोस्ट पार्ट पोस्टेरो इन्फेरियर होता है। इसलिए ब्रेन को ऐसा पढ़ना पड़ता है। ब्रेन पूरा वर्टिकल भी नहीं है, ब्रेन पूरा हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। ऊपर का पार्ट एंटेरो सुपेरियर है, नीचे का पार्ट पोस्टेरो इन्फेरियर है। इस वजह से आपको थर्ड वेंट्रिकल में अगर आप जाके बैठोगे तो थर्ड वेंट्रिकल के सुपेरियरली लैटरल वेंट्रिकल नहीं है, एंटेरो सुपेरियरली है, और फोर्थ वेंट्रिकल पोस्टेरो इन्फेरियरली है। और आपको समझा भी होगा क्योंकि अभी ये कम से कम 10-15 बार आपकी डायग्राम हो चुकी है। इसलिए कम्युनिकेशन में एंटेरो सुपेरियरली थर्ड वेंट्रिकल communicates with lateral ventricle, third ventricle anterosuperiorly communicates with lateral ventricle through interventricular foramina और foramina of Monro। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, और ये आपको मैंने याद करा के लिया भी था, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेना और फोरामेना ऑफ मॉन्रो। ब्रेन का तीसरा चौथा लेक्चर ही है आपका, जो यूट्यूब पे अपलोड हुआ है, जिसमें आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम दिखेगी। बाद में थर्ड वेंट्रिकल पोस्टेरो इन्फेरियरली कम्युनिकेट्स विथ फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू आइटर और एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस और सेरेब्रल एक्वेडक्ट। ये दो कम्युनिकेशन हो गए। अब ये एक टॉपिक रेसेस नाम का टॉपिक आपको नया आया। रेसेस का मतलब क्या होता, पहले ये आप समझ लो। देखो, जब कोई भी एक कैविटी, कोई भी एक स्पेस जब दूसरे कोई भी स्पेस के साथ जुड़ती है, दूसरे एक छोटे स्पेस के साथ जुड़ती है, तो ये आपका वेंट्रिकल है। ये वेंट्रिकल दूसरे कोई तो भी छोटे स्पेस से जुड़ते हैं। ये छोटे स्पेस को ये बड़े स्पेस का रेसेस बोलते हैं। इसलिए आपका जो डायनसिफेलॉन नाम का पार्ट है, जो मैंने आपको पहले भी इस पे पढ़ाया था, ये ऐसा डायनसिफेलॉन अगर है ये वाला, तो इसका जो रूफ होता है उसको इपीथैलेमस बोलते हैं, जो फ्लोर होता है उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं, और लैटरल वॉल जो होती है उसको थैलेमस बोलते हैं, और इसके अंदर जो पोकली है वो थर्ड वेंट्रिकल होता है। तो ये अगर थर्ड वेंट्रिकल आपने निकाला तो कैविटी ऑफ डायनसिफेलॉन इज कॉल्ड एज थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल मैंने यहां पे लिया। इसके यहां पे आपको पिनियल ग्लैंड मिलेगी। ये पिनियल ग्लैंड है, ये वाली। लेकिन पिनियल ग्लैंड के ऊपर आपको दो रेसेस दिख रही है, ये दो रेसेस, इसको बोलते हैं सुप्रापिनियल रेसेस, एंड नीचे वाले को पिनियल रेसेस बोलते हैं। सुप्रापिनियल रेसेस एंड पिनियल रेसेस। यहाँ पे नीचे आपको इन्फंडिबुलम को लटकी हुई पिट्यूटरी ग्लैंड दिखती है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है आपकी, जो आपके सेला टर्सिका में बैठी रहती है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी एक छोटी रेस दिखती है और नीचे भी एक छोटी रेस दिखती है। ये ऊपर एक रेस है, एक नीचे एक रेस है। तो यहां से आपका आईबॉल है, आईबॉल से निकली हुई जो ऑप्टिक नर्व है, वो ऑप्टिक नर्व आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्रॉस होती है, जिसको ऑप्टिक चाइज्मा बोलते हैं।
इसलिए ऑप्टिक चाइज़्मा के पास ये रेस आ रही, ये ऑप्टिक चाइज़्मा के पास रेस आती है, इसलिए इसको सुप्रा ऑप्टिक रेसेस बोलते हैं। और ये इन्फंडिबुलम के नीचे एक रेस आती है, इसलिए इसको इन्फंडिबुलर रेसेस बोलते हैं। ऐसा साइंटिस्ट ने 4 रेसेस को नाम दिया है। इसलिए कौन सी रेस है? एक सुप्रापिनियल रेसेस, थर्ड वेंट्रिकल कंसिस्ट ऑफ 4 रेसेस, सुप्रापिनियल रेसेस, बाद में पिनियल रेसेस, फिर ऑप्टिक रेसेस एंड 4th नंबर की इन्फंडिबुलर रेसेस। इन्फंडिबुलर रेसेस, समझा? ओके। फिर आपको कम्युनिकेशन का दूसरा पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट रेसेस का हुआ। अब चौथा पॉइंट है आपका थर्ड वेंट्रिकल के रिलेशन। तो थर्ड वेंट्रिकल तो एक कैविटीज है। ये कैविटी के अंदर आप अगर इमेजिन करो कि यहां पे आप जाके बैठ गए, तो सुपेरियरली आपको रूफ में इपिथैलेमस मिलेगा विथ पिनियल ग्लैंड, फ्लोअर में हाइपोथैलेमस विथ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटेरो सुपेरियरली लैटरल वेंट्रिकल, पोस्टेरो इंफीरियरली 4th वेंट्रिकल, और इधर से और उधर से दोनों भी लैटरल सरफेस से थैलेमस। यही रिलेशन दिखेगी। मतलब सुपेरियरली पिनियल ग्लैंड, इंफीरियरली पिट्यूटरी ग्लैंड। सुपेरियरली पिनियल ग्लैंड कहां पे बैठी है? तो ये आपका इपिथैलेमस नाम का पार्ट है। इंफीरियरली कौन है? तो यहां पे आपको हाइपोथैलेमस नाम का पार्ट है। लैटरल साइड में दोनों भी सरफेस पे थैलेमस होता है। और एंटेरो सुपेरियरली लैटरल वेंट्रिकल है, पोस्टेरो इंफीरियरली 4th वेंट्रिकल। यही उसके रिलेशन है। तो रिलेशन में सुपेरियरली और इसका रूफ किसने बनाया? थर्ड वेंट्रिकल का रूफ। रूफ इज फॉर्म बाय इपिथैलेमस। रूफ is formed by epithalamus containing pineal gland. Floor is formed by hypothalamus. Floor is formed by hypothalamus containing pituitary gland. Lateral wall is formed by thalamus और anterior superiorly कौन सा वेंट्रिकल है? लैटरल वेंट्रिकल। एंड पोस्टेरो इंफीरियरली, यस, कौन सा वेंट्रिकल है? 4th वेंट्रिकल। हो गया। उसके बाद में ब्लड सप्लाई तो नहीं है, क्योंकि थर्ड वेंट्रिकल स्पेस है। वेनस ड्रेनेज ब्लड सप्लाई तो होएगा ही नहीं। और अप्लाइड एनाटॉमी सब वेंट्रिकल की सेम होती है। मतलब थर्ड वेंट्रिकल भी तो CSF सिक्रीट कर रहा। कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल सिक्रीट CSF। बल्ब ऑफ द CSF इज सिक्रीटेड बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ CSF जो होता है, 75% CSF सिक्रीट करता है कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ लैटरल वेंट्रिकल, 20% CSF सिक्रीटेड बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, एंड 5% CSF इज सिक्रीटेड बाय कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ 4th वेंट्रिकल। तो CSF सिक्रीशन भी शुरू है, उसका इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम में से फ्लो भी शुरू है, 4th वेंट्रिकल में से सब एरोक्नाइड स्पेस में आता है। पूरे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को जो ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइड मैटर, पाई मैटर होती है, उसके एरोक्नाइड मैटर के नीचे जो स्पेस होता है उसको सब एरोक्नाइड स्पेस बोलते हैं। वो सब एरोक्नाइड स्पेस में से CSF फ्लो होता है। इसलिए तो CSF ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन कर सकता है। नरिशमेंट, एक्सीशन एंड प्रोटेक्शन, ये CSF के 3 फंक्शन हमने आपको बताए थे। तो इसलिए अभी आपको समझ में आया कि फ्लो CSF का कंटिन्यू होना, क्योंकि सिक्रीशन कंटिन्यू है। समझ में आया कि नहीं? मतलब आपकी किडनी में जैसा ब्लड सप्लाई ग्लोमेरुलस में आता ही है और यूरिन बनना शुरू ही है,
यूरिन बनना शुरू है, यूरिन पेल्विस में आके, यूरेटर में आके, ब्लैडर में आके स्टोर्ड होते जा रही और यूरेथ्रा से यूरिन इवैक्यूएट होते जा रही। तो यूरिन बाहर भी निकलना इंपॉर्टेंट है बॉडी के। अगर यूरेथ्रा बंद हो गया, यूरेथ्रा में कोई स्ट्रिक्चर्स है या यूरेथ्रा में कोई इंजुरी है या यूरेथ्रा में कोई स्टोन अटका हुआ है, पेशेंट मिक्चुरेशन कर ही नहीं पा रहा, तो पेशेंट की यूरिन ब्लैडर में से खाली नहीं हो रही, इसका ये मतलब नहीं है कि यूरिन फॉर्मेशन भी रुक गई। किडनी में तो यूरिन फॉर्मेशन शुरू है क्योंकि ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई शुरू है। एफरेंट आर्ट्रियोल कैरी द ब्लड टुवर्ड द ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट आर्ट्रियोल कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। देयरफॉर ग्लोमेरुलस तो ब्लड, क्योंकि हार्ट शुरू है तो ब्लड सप्लाई ईच एंड एवरी सेल को जा रहा, तो ग्लोमेरुलस में भी ब्लड आ रहा, तो यूरिन फॉर्मेशन शुरू है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन शुरू है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन शुरू है, ट्यूबुलर सिक्रीशन शुरू है, आगे का फ्लो बंद है। वैसा ही सीएसएफ का फ्लो रुकने को नहीं होना क्योंकि सीएसएफ का सिक्रीशन कंटिन्यू है। देयरफॉर ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर लीडिंग टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बॉडी। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है, ब्रेन के अंदर सीएसएफ रुक जाता है, तो ब्रेन अंदर से फूलना चालू हो जाएगा, तो फिर ब्रेन के न्यूरॉन कॉम्प्रेस होना शुरू हो जाएंगे, जिस वजह से सीवियर हेडेक है, एकदम फास्ट आने वाली वोमिटिंग है, कोई न्यूरॉन कॉम्प्रेस हो गए तो पैरालिसिस में हेमीप्लेजिया हो सकता, पैराप्लेजिया हो सकता, क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता या पूरा प्लेजिया हो सकता। तो कौन से न्यूरॉन कहाँ पे कॉम्प्रेस हुए, तो ये भी आपको इंट्राक्रेनियल प्रेशर के हिसाब से देखना है। आँखी में भी कुछ कुछ लोगों के स्क्विंट आ जाता, समझ में आया ना, क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के वजह से सीवियर हेडेक होता है, बराबर। वोमिटिंग आई तो भी वोमिटिंग फास्ट आती है, अनऑसिलेटरी मूवमेंट्स बॉडी की होती है, कोई पार्ट में पैरालिसिस भी हो सकता है। देयरफॉर आपको इतना ध्यान में रखने, फर्स्ट ईयर के लेवल में आपको सिर्फ इतना लिखना है, ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ इंक्रीज द इंट्राक्रेनियल प्रेशर लीडिंग टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी। ओके, 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वेटेज उसका 5 मार्क के लिए है। तो दैट इज डेफिनेशन, कम्युनिकेशन, रेसेस, रिलेशन एंड अप्लाइड। लास्ट टॉपिक क्या है? अप्लाइड। सब वेंट्रिकल की अप्लाइड कॉमन रहती, वो एक लिखी तो भी चलता है। दैट इज अप्लाइड एनाटॉमी में ऑब्स्ट्रक्शंस इन द फ्लो ऑफ सीएसएफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर लीडिंग टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द बॉडी। ओके, कोई डाउट है?